दोस्तों रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है। ये बुक हमें 6 स्टेप बताती है रैट रेस से बाहर निकलने के लिए, यानी कि दोस्तों 9 to 5 के चक्रव्यूह से हम बाहर कैसे निकले। तो चलिए दोस्तों एक एक करके ये 6 अमेजिंग लेसन सीखते हैं। लेसन नंबर 1, रिच पीपल डू नॉट वर्क फॉर मनी। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसों से काम करवाते हैं। चलिए इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दोस्तों एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट एक गांव के अंदर खुलने वाला था, जिसकी वजह से रिजॉर्ट के अंदर बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत थी। उस गांव के 2 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया गया। पहले का नाम था राहुल और दूसरे का विकास। राहुल का सिर्फ एक गोल था कि वो हर रोज ज्यादा से ज्यादा सैलरी लेना चाहता था, जबकि दोस्तों विकास ये सोचता था कि रिजॉर्ट के आने से गाँव के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे और उन चेंजेस से मैं कैसे पैसिव इनकम कमा सकता हूँ। दोस्तों दोनों ही पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन दोनों ही इंटेलिजेंट थे। दोनों ने जो भी सोचा वो पा लिया। राहुल ने अपने मैनेजर की चमचागिरी करी और उसने अपनी सैलरी विकास से ज्यादा करवा ली और साथ में उसने ओवर टाइम भी करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो और ज्यादा पैसे कमा सके। उसने मैनेजर से रिक्वेस्ट करके अपने बड़े बेटे को भी काम पर लगवा लिया। अब दोस्तों बाकी लेबर्स के मुकाबले राहुल की सबसे ज्यादा सैलरी थी, लेकिन दोस्तों वही विकास कुछ और सोच रहा था। विकास ने जब रिजॉर्ट के बारे में पता किया तब उसको ये पता चला कि ये एक बहुत ही ज्यादा फेमस रिजॉर्ट है जो सिर्फ उनके गाँव में नहीं बल्कि बाकी के गाँव में भी खुलने वाला है। उसको ये भी पता चला था कि रिजॉर्ट एक पब्लिक कंपनी है, यानी कि इसके शेयर्स को वो ले सकता है। तो उसने 3 काम किए। पहला तो उसने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। दूसरा उसने ये किया कि जो नए गांव में रिसोर्ट खुलने वाला था वहाँ पर उसने कुछ बीघे जमीन बहुत ही सस्ते दामों पर खरीद ली। और फाइनली उसको ये पता था कि जब ये रिजॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ पर जो एम्प्लॉइज आएंगे उनको उसी गाँव के अंदर रहना पड़ेगा, क्योंकि रिजॉर्ट अपने बड़े मैनेजमेंट के अलावा बाकी छोटी पोजीशन वाले एम्प्लॉइज को घर नहीं दे रही है। इसलिए दोस्तों उसने वहाँ पर छोटी सी जगह पर एक पीजी बना लिया। जब 5 साल के बाद रिजॉर्ट पूरा हुआ तो राहुल की जॉब चली गई और उससे कहा गया कि अगर उसको दोबारा काम चाहिए तो उसको 100 किलोमीटर दूर जो दूसरा रिजॉर्ट बन रहा है वहाँ पर जाकर काम करना पड़ेगा। अब राहुल को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस ओल्ड एज में कहाँ पर जाए। वहीं पर दोस्तों रिजॉर्ट खुलने पर विकास के शेयर्स का प्राइस इंक्रीज हो गया और साथ ही उस रिजॉर्ट का स्टाफ विकास के बनाए पीजी में रहने लगा, जिसकी वजह से उसको पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो गई। और साथ में जो जमीन उसने दूसरे गाँव में खरीदी थी वहाँ पर उसका प्राइस भी इंक्रीज हो गया। अब विकास को पता था कि अब उसको नौकरी की जरूरत नहीं है और वो पीजी से आ रहे पैसों से दूसरे गाँव के अंदर भी पीजी बनाएगा। तो दोस्तों शॉर्ट स्टोरी की लर्निंग ये है कि विकास जैसे रिच माइंडसेट वाले लोग थोड़े टाइम के लिए पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि फ्यूचर के अंदर उनको पैसिव इनकम सोर्स बनाना है ताकि उनको काम ना करना पड़े। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियली लिटरेसी। दोस्तों एक बार धीरू भाई अंबानी जी के साथ उनका पोता अनंत अंबानी जा रहा था, तो अनंत अंबानी ने धीरू भाई अंबानी से कहा कि मुझे गुब्बारे लेने के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसने धीरू भाई अंबानी जी से 15 रुपए लिए और बिना हवा के गुब्बारों को ले आया। और दोस्तों उसके बाद वो घर आया और नॉर्मल बच्चों की तरह उसने उन गुब्बारों से खेला नहीं, बल्कि वो उनके अंदर हवा भर के उनको बेचने चला गया और प्रॉफिट कमा कर आया। इन शॉर्ट दोस्तों ये एंटरप्रेन्योर लेसन धीरू भाई अंबानी जी अपनी फैमिली वालों को भी सिखाते थे। मेरे जितने भी बिजनेस कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं उनको शुरू से ही एक बात पता है कि पहले दुकान फिर मकान, यानी कि दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी की भाषा में बोले तो पहले एसेट्स और फिर उसके बाद में लायबिलिटी, यानी कि पहले इनकम सोर्स बनाओ और फिर उसके बाद खर्चे करो। और दोस्तों ये बात हम मिडिल क्लास फैमिली वालों को नहीं पता होती। वो तो शुक्र है कि रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक्स लिखी गई हैं, जिससे कि हमें भी नॉलेज मिलने लगी है कि हम रैट रेस से बाहर कैसे निकल सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि हमें भी वही सीखना चाहिए जो अमीर लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोगों की लिखी गई किताबों को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, हाई आउटपुट मैनेजमेंट, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, हु मूव्ड माय चीज एक्सेट्रा। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि जहाँ पर पुअर और मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाले लोग सैलरी मिलते ही पहले लोगों के बिल चुकाने लग जाते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, पानी का बिल एक्सेट्रा, और उसके बाद बचे हुए पैसों को सेव करते हैं। वहीं पर दोस्तों जो रिच मेंटालिटी वाले लोग हैं वो सबसे पहले पैसों को सेव करते हैं और उसके बाद बचे हुए पैसों से बिल्स को भरते हैं। प्रेम गणपति अपने एक दोस्त के साथ मुंबई आए थे, लेकिन दोस्तों उनका दोस्त उनको छोड़कर चला गया। एक तमिलियन ने प्रेम की मदद करी और उनको मंदिर ले गया ताकि लोग उनको वापस तक की टिकट के लिए पैसे दे दे, लेकिन दोस्तों प्रेम ने वहाँ से जाने से मना कर दिया। प्रेम ने वहाँ एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की जॉब करी। प्रेम चाहते थे कि उन्हें कोई वेटर की जॉब दे दे, लेकिन दोस्तों उनको ये जॉब नहीं मिली। फिर दोस्तों एक दिन एक डोसा रेस्टोरेंट वाले ने उनको अपने रेस्टोरेंट के अंदर चाय बनाने की जॉब दे दी। दोस्तों प्रेम चाय तो बहुत अच्छी
बनाते थे, लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ बाकी लोगों से बात करने में वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके टी स्टॉल में बाकी टी स्टॉल के कंपैरिजन से ज्यादा बिक्री होती थी। एक बार उनसे एक कस्टमर ने बोला कि मैं पैसे लगाता हूँ और हम दोनों अपना मिलके एक टी स्टॉल खोलते हैं और इस बिजनेस के अंदर हम 50-50% की ओनरशिप रखेंगे। प्रेम मान गया और वो स्टॉल अच्छा भी चलने लगा। लेकिन दोस्तों थोड़े टाइम के बाद प्रेम के पार्टनर को लगा कि मैं इसको बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, इसीलिए उसने प्रेम जी को निकाल दिया। प्रेम को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगा और उन्होंने अपना डोसा आउटलेट खोलने का सोचा और उस डोसा आउटलेट को नाम दिया डोसा प्लाजा, जिसके अंदर 150 वैरायटी के डोसाज मिलते थे। दोस्तों ये डोसा प्लाजा बहुत फेमस हुआ। दोस्तों आज डोसा प्लाजा के 26 आउटलेट्स हैं और इनके पास 150 एम्प्लॉइज हैं और ये हर साल 5 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। पर दोस्तों अब हम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रेम जी के पास डोसा आउटलेट खोलने के लिए पैसे कहां से आए। तो दोस्तों ये पैसे उनकी सेविंग्स थी। जितने भी साल उन्होंने काम किया वो खुद को पहले ही पे करते थे। कई बार ऐसा टाइम्स आता था कि उनके पास बाकी बिल्स के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन दोस्तों उनको ये पता था कि अगर उन्होंने पहले बिल्स पे कर दिए और खुद अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव नहीं किए तो वो हमेशा उसी सिचुएशन में रह जाएंगे जिस सिचुएशन में वो आज हैं। और दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट को रॉबर्ट अपनी बुक के अंदर कहते हैं कि माइंड योर ऑन बिजनेस। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर माइंडसेट वाले लोग पैसों के पीछे नहीं भागते बल्कि लर्निंग्स के पीछे भागते हैं। चलिए इसको एक अमेजिंग एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच एक ऐसी बुक है जो इतनी ज्यादा फेमस है कि बहुत से लोग बस उसको लगाकर छोड़ देते हैं ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर होती रहे। लेकिन दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि ये बुक लिखी कैसे गई थी? दोस्तों इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस वक्त के दुनिया के रिचेस्ट इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं दुनिया को अमीर बनने का सीक्रेट और उसकी फिलोसफी देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए कम से कम 20 साल लगेंगे। अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मैं इन 20 सालों तक तुमको कोई सैलरी नहीं दूंगा। मुझे अभी के अभी ये बताओ कि क्या तुम ये डील करना चाहते हो या फिर नहीं। अब दोस्तों ये सुनकर पहले तो नेपोलियन हिल को कुछ समझ में नहीं आया कि उनको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों फिर उन्होंने सोचा कि अगर मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी कुछ करने के लिए कह रहा है तो मुझे ऑफर एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए। और नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रयू ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत फेमस लोगों से मिलवाया और ये कहा कि मैं जानता हूँ कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा अमीर बनने वाले हैं, बस जाओ और ये पता करो कि इन सबके अंदर क्या कॉमन है। अब दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले इंसान थे हेनरी फोर्ड। दोस्तों अगर आप इनको नहीं जानते तो इट्स ओके, लेकिन दोस्तों हमने उनकी गाड़ियों का नाम फोर्ड तो जरूर सुना होगा। तो दोस्तों उसके बाद नेपोलियन हिल एक एक करके सारे अमीर लोगों से मिले और उन्होंने बुक लिखी थिंक एंड ग्रो रिच, जिसकी वजह से वो खुद भी मिलीनियर बने। और दोस्तों इन शॉर्ट ये रेडी थे फ्री में 20 साल तक काम करने के लिए। और दोस्तों इतना ही नहीं, वॉरेन बफेट ने शुरू में बेन ग्राहम से बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, और फिर दोस्तों बेन ग्राहम ने उनको मना कर दिया क्योंकि दोस्तों वो उस वक्त सिर्फ जूस को जॉब देते थे। वैसे ही मोनीश पोब्राय ने वॉरेन बफेट को बोला था कि मैं आपके लिए फ्री में काम करना चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों फिर वॉरेन बफेट ने मना करते हुए कहा कि नहीं मैं अकेले ही ठीक हूँ। दोस्तों इन शॉर्ट लेसन ये है कि अमीर माइंडसेट वाले लोग जल्दी से कुछ पैसे कमाने का नहीं सोचते बल्कि वो इन स्किल्स के पीछे भागते हैं जो लॉन्ग रन के अंदर उनको वेल्थ क्रिएट करके दे। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि जो सबसे बड़ा एसेट किसी भी ह्यूमन के पास है वो है उसका दिमाग, और अगर उसने अपने ब्रेन के अंदर इन्वेस्ट किया है तो कभी भी एक अच्छी खासी वेल्थ इन्वेंट कर सकता है। चलिए इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक बार एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन ने देखा कि एक एरिया की प्रॉपर्टी की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि वो रोड के साथ थी। लेकिन दोस्तों एक और प्रॉपर्टी थी रोड के साथ, लेकिन उसका प्राइस दूसरी प्रॉपर्टी से 1/4 प्राइस पर मिल रहा था। और दोस्तों इसका रीजन सिर्फ एक था कि सड़क और प्रॉपर्टी के बीच में एक गंदा सा नाला आता था जिसके अंदर से बहुत ज्यादा बदबू आती थी, और साथ में इस प्रॉपर्टी में पहुंचने के लिए घूमकर जाना पड़ता था। दोस्तों जहां पर सब उस प्रॉपर्टी से भाग रहे थे, उस बिजनेसमैन ने इसके अंदर अपॉर्चुनिटी देखी। उसने वो प्रॉपर्टी जल्दी से खरीद ली और 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसका नाला बंद करवा दिया और साथ में सड़क से लेकर उस प्रॉपर्टी तक एक छोटा सा पुल बना दिया। ये 2 काम करते ही इस प्रॉपर्टी की कीमत भी दूसरी प्रॉपर्टी जितनी हो गई और उसने उस प्रॉपर्टी को बेचकर 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। लेसन नंबर 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि 4 बेसिक टाइप की रुकावटें हैं जिसकी वजह से हम डिसीजंस नहीं ले पाते, और ये 4 चीजें हैं डाउट यानी कि खुद की कैपेबिलिटीज पर शक करना, लेजीनेस यानी कि सुस्ती, बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें, और फियर यानी कि डर। और इनके अंदर सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है फेयर। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि फेयर से हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों हम लोग हमेशा डरे रहते हैं कि अगर हमने गलत डिसीजन ले लिया तब क्या होगा, जिसकी वजह से हम कोई डिसीजन लेते ही नहीं है। तो दोस्तों इससे बचने के लिए एक सिंपल मेंटल मॉडल
मॉडल है और वो है कि दुनिया के अंदर सिर्फ दो टाइप के डिसीजंस हैं, टाइप 1 और टाइप 2। दोस्तों टाइप 1 डिसीजंस वो हैं कि अगर ये डिसीजंस हमसे गलत हो भी गए और हम वापस से अपनी लाइफ के अंदर आते हैं तो हमारी लाइफ के अंदर ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे कि कोई न्यू ब्लॉगिंग वेबसाइट खोलना, कहीं पर इंटर्नशिप अप्लाई करना, फ्रीलांसर बनना एक्सेट्रा। तो दोस्तों टाइप 1 डिसीजंस में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसको जल्दी से ले लो। दोस्तों टाइप 2 डिसीजंस वो हैं जो अगर गलत हो गए तो हमारी लाइफ के अंदर एक मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर नौकरी कर रहे थे और आप अकेले अर्निंग मेंबर हो अपनी फैमिली के, आप 1-2 पॉडकास्ट सुनते हो और बिना सोचे समझे जॉब को छोड़ देते हो ताकि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सको। अब दोस्तों अगर ये बिजनेस फेल हो जाता है तभी आपकी लाइफ को हेल बना सकता है। तो इस सिचुएशन में बेटर है कि हम टाइप 2 डिसीजन को टाइप 1 डिसीजन के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद में एक्शन ले। जैसे कि दोस्तों इस केस में आप जॉब के साथ और मेहनत करो और बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो। अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है और आपकी सैलरी से 3 से 4 गुना पैसा आ रहा है और आपको ये लगता है कि अब आपका बिजनेस स्टेबल भी है, तब आप उस वक्त पर जॉब को छोड़ सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस वक्त ये हमारे लिए टाइप 1 डिसीजन है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।